नमस्कार दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ डिबेट में आज कर्ज पर जो है तकरार, ये एक विषय है हमारा। दरअसल मुझे गालिब साहब का एक शेर याद आता है कि मुफ्त की पीते थे मैं और समझते थे गालिब कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। दरअसल जब हम कोई कर्ज लेते हैं कहीं से भी, चाहे वो सरकार ले चाहे व्यक्ति ले, और वो कर्ज को हमको चुकाना पड़ता है, और कर्ज जो है उसमें कई बार ब्याज इतना ज़्यादा हो जाता है, जो सूदखोर होते हैं वो बहुत ब्याज वसूलते हैं, तो बहुत सारे गरीब आदमी की कमर टूट जाती है। सरकारें भी बहुत कर्ज लेती हैं, खुल के कर्ज लेती हैं, क्योंकि सरकार बनाने के पहले जिस तरह की रेवड़ी कल्चर की बात पहले होती थी और अब लगातार वो सबके एजेंडा में शामिल हो गया। अब कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है, और वो राज्य को चलाने के लिए, राज्य में व्यवस्था करने के लिए जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए वो बहुत बार कर्ज लेती है। तो किसने कितना कर्ज लिया, ये मुद्दा अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बना रहता है। आज विधानसभा में पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि हमारी सरकार ने 5 साल में लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज लिया। कोरोना काल में भी 5 वर्ष में ही इतना ही आया। पटेल ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान में जो विष्णुदेव की सरकार है उसने 2 महीने के भीतर 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया, जो कि साल के अंत तक 20,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कर्ज का बोझ सरकार बढ़ाकर भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ को कहां ले जाना चाहती। इससे पहले विपक्ष में जब भाजपा थी तो उसने भूपेश बघेल सरकार पर छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबाने का आरोप लगाया था। आज हम इसमें चर्चा करेंगे, पर यह समझने की कोशिश भी करेंगे कि सरकार को किन परिस्थिति में कर्ज लेना पड़ता है और अधिक कर्ज लेने से क्या नुकसान होता है। इस हमारे साथ इस खास जो चर्चा है उसमें भाग लेने के लिए बीजेपी से जो प्रवक्ता हैं वासु शर्मा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता अनुभव शुक्ला जी हैं हमारे साथ, और अर्थशास्त्री लखन चौधरी जी हमारे साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें पहले कि पक्ष विपक्ष ने जो है क्या बयान दिया एक दूसरे के बारे में, फिर हम देखते हैं कि कर्ज पे टकरार कहाँ तक उचित है और कर्ज लेना जो है वो कहाँ तक सही है या गलत है। इस पर हम बैठकर कांग्रेस, बीजेपी और अर्थशास्त्री महोदय से इसको समझेंगे। पिछले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में परसेप्शन बनाया कि भूपेश बघेल की सरकार कर्ज ले लेकर छत्तीसगढ़ को डुबा दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 41,000 करोड़ का कर्ज टोटल 5 साल में हुआ और पर साल 8,000 करोड़ का कर्ज होता है। इस सरकार को बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर में इन्होंने 13,000 करोड़ का कर्ज लिया है, जिसको कल मैंने अपने विनियोग भाषण में इसको रखा और वित्त मंत्री जी इस बात को उन्होंने कहा सदन में कि हाँ, हमने 13,000 करोड़ का कर्ज लिया। इस तरह से अगर कर्ज लेने की गति रहेगी तो आने वाले समय में इस साल, ऐसा मेरा मानना है, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अनुमान ये है कि अभी से 13,000 करोड़ का कर्ज लिया है तो ये साल के अंत होते होते वो 20,000 करोड़ का कर्ज हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि कांग्रेस की सरकार कर्ज ले लेके डुबाई है, वो इस छत्तीसगढ़ को कहां लेके जाना चाहती है। 5 साल इन लोगों ने किस दिशा में ले गए? छत्तीसगढ़ को कर्जों से लाद दिया। काम क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ। क्या नहीं हुआ इस प्रदेश में? कांग्रेस के राज्य में सारा कुछ तो हो गया। विकास के लिए तो कोई काम नहीं किया इन्होंने। 1 इंच की सड़क बनाई हो तो कहीं बता दें, या कहीं कोई बड़ा पुल पुलिया का निर्माण किया हो, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया हो तो कहने के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन जिस हालत में ये छोड़ के गए छत्तीसगढ़ को, देखिए 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर चुकी थी। चारों ओर अत्याचार का बोलबाला था। ना रेत को छोड़ा, ना कोयला को छोड़ा, ना सीमेंट को छोड़ा, ना किसी को तो छोड़ा नहीं इन्होंने। और उसके बाद इन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। जी, तो कर्ज पे तकरार, अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। एक केंद्र से पैसा मिलेगा। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसका ये आरोप था कि जो हमारे पैसे हमको मिलना चाहिए हमारे हिस्से की, वो नहीं मिल रहे हैं और बहुत बार हमको दिक्कतें हो रही हैं। अब चूंकि राज्य में डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र से भी मोदी की गारंटी को पूरा करने, भाजपा के घोषणा पत्र को पूरा करने भी काफ़ी पैसे मिलने की बात हो रही है, और ये कही जा रहा है कि जो चीज़ें पहले नहीं मिली वो मिलेगी। तो एक तरफ तो केंद्र आपको पैसे भी देगा,
दूसरी तरफ से जो आंकड़े बता रहे हैं उमेश पटेल, वो कह रहे हैं कि आप भूपेश बघेल की सरकार को घेर रहे थे कि वो कर्ज ले रही है, और दूसरी तरफ आपने 2 महीने में इतना कर्ज लिया है। तो वासु शर्मा जी, इसमें हकीकत क्या है, और ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार हुआ। 5 साल सरकार, ठीक है, सरकार की गड़बड़ियाँ रही होंगी, मतदाता ने उसको खारिज किया, पर ये 2 महीने में ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अचानक से ये कर्ज जो है लिया गया? जी, सबसे पहले तो सुभाष जी आपको नमस्कार, जितने मेरे साथी बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये कर्ज की बात जब होती है तो थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं सुभाष जी आपको। जी, जी। 2003 और 4 में छत्तीसगढ़ पे 7,328 करोड़ का कर्ज था, जब 2003 में कांग्रेस की सरकार थी। अब जब 2004 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर थी, तो उस कर्ज को बढ़ा के 45,000 करोड़ के तक ले गया। तो आप डिफरेंस समझिए। और जब 2000 हमारी सरकार हटी और कांग्रेस सरकार फिर बनी, तो ये कर्ज बढ़ के 55,000 करोड़ हो गए। 55,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस की सरकार ने ले लिया केवल 5 सालों के अंदर। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो कह रहे थे वो निश्चित रूप से सही है। आप अगर इस 5 सालों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना में इस प्रदेश में कोई काम किए हैं तब तो समझ आता है, लेकिन ये केवल भ्रष्टाचार की भेंट राशि को चढ़ गई। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजीव युवा मितान क्लब, ये क्या जनता को लाभ पहुंचाने के लिए योजना लाई थी क्या? 135 करोड़ रुपए अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिए। राजीव युवा मितान काम के छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा और अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचारी प्रदेश में हुए, वो भली भांति छत्तीसगढ़ जनता जानती है। हमने 15 साल में 45,000 करोड़ का कर लिया, आपने 5 साल में 55,000 करोड़ का कर लिया, लेकिन काम कुछ नहीं किया। और उसका ब्याज अगर आप सालाना देखेंगे तो 6,000 करोड़ रुपए का लगभग सालाना ब्याज पटाना पड़ रहा है अभी की स्थिति में। तो ये जो कर्ज जो छोड़ के गई है कांग्रेस की सरकार, निश्चित रूप से खजाना खाली है। छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि भाई हम 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को देंगे। देखिए, कांग्रेस सरकार ने भी महतारी वंदन योजना की बात कही थी, हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे, लेकिन 5 रुपए नहीं दिया। बजट कर्जा तो पूरा लिया, लेकिन महिलाओं को कोई भी फायदा नहीं दिया। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें भी लगातार काम करेगी हमारी सरकार। जी, तो वासु जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने जो गारंटी दी है, खास करके किसानों को उन्होंने गारंटी दी है, उन्होंने महिलाओं को गारंटी दी है, ये तमाम गारंटी को पूरा करने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ेगी। और वो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में खास करके उन्होंने राजीव मितान योजना का जिक्र किया कि ये पैसा कार्यकर्ताओं को बांट दिया। तो मेरा मानना है कि कार्यकर्ता किसी दूसरे प्रदेश के तो नहीं थे, इसी प्रदेश के थे। बहरहाल वो किसी पार्टी विशेष के थे, ये वासु शर्मा का कहना है कि अपने कार्यकर्ताओं को इन्हें उपकृत किया। तो मैं अनुभव शुक्ला जी, चूँकि वासु भाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि आप लोगों ने 5 साल में जो है राज्य को कर्ज में डुबो दिया, और हम जो है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सुभाष जी आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी विनम्र प्रणाम। देखिए सुभाष जी, बात बहुत सीधी है, बस तकलीफ ये है कि ये समझना नहीं चाहते। ये जो बात कर रहे थे मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये बकरी को फिर खंबे से बांध के गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन वो काम मैं नहीं करूंगा। मैं तथ्य के आधार पे ही बात करूंगा, और मैं उदाहरण के तौर पे पिछले साल का जो बजट, जो हमारी कांग्रेस की सरकार का आखिरी बजट था, उससे तुलना करूंगा। मैं चाहूं तो 1947 के बजट से भी कम तुलना कर सकता हूं, लेकिन वो कोई सार्थक साबित नहीं होगी वो तुलना। 1 साल 2 साल के बजट की अगर तुलना करें तो ज्यादा अच्छे से तस्वीर जो है वो साफ होगी। और इस बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि उधार से ही मुद्दे की शुरुआत हुई है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फिजिकल डेफिसिट है, हमारी सरकार पे ये लगातार आरोप लगाते रहे कि हमने, जैसा इनने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब हो, चाहे गौठान हो, चाहे अन्य जगह हमने पैसों को बांटा है। बावजूद उसके FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, जो केंद्र सरकार में आया गया, वो भी हमारी सरकार ने ही लाया था, यूपीए की सरकार ने, जो ये तय सीमा बताती है कि आप किस सीमा से ज्यादा उधार नहीं ले सकते ताकि आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर ना हो जाए। और हमने पिछले 5 साल में कभी भी इसका उल्लंघन नहीं किया। उदाहरण के तौर पे 2022-23 के बजट में
1% फिस्कल डेफिसिट था, और 2023-24 की आखिरी बजट की मैं बात करूं तो मात्र 3%। सीमा जरूर 3.5% की एफआरबीएम एक्ट में है, लेकिन इन्होंने जो इस साल विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो बजट लाया, ओपी चौधरी जी ने पेश किया, उसमें उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि 3.2% होगा। मैं ये सवाल पूछता हूं कि 3.5% का एफआरबीएम एक्ट में जो नियम है, उसमें आधा प्रतिशत जो है, जो 3% के पार यदि आप जाते हैं तो आपको पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने होते हैं, जैसे कि उदय योजना या अन्य योजनाओं के तहत आप ला सकते हैं। मैं सवाल करता हूं आसू जी से, कौन से आपने रिफॉर्म लाए हैं जिसके आधार पे आप 0.2% ऊपर जा रहे हैं? दूसरी अगर बात करेंगे तो पिछले साल के बजट में हमारा जो कुल खर्चा था, एक्सपेंडिचर था, वो 1.48 लाख करोड़ रुपए था, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.48 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज। इस साल के बजट में वो 1.47 लाख करोड़ है। इनका खर्चा कम हो जाता है लेकिन इन पे उधार बढ़ जाता है। ये जादू भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जानते हैं। एक दूसरा उदाहरण दूं तो 10 लाख करोड़ से अधिक केंद्र सरकार जो है पूंजीपतियों का माफ कर चुकी है पिछले 10 सालों में। 50 लाख करोड़ रुपए पूरे आजादी के बाद से जितनी सरकारें आई, वो सब मिला के 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेती है। केंद्र में इनकी सरकार आती है और 10 साल के अंदर वो 150 लाख करोड़ हो जाता है। 100 लाख करोड़ का लोन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ले लेती है। आईएमएफ के आर्टिकल 4 को लेकर रिपोर्ट आती है, जब ये बताते हैं कि 80% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हो रहा है और ये बहुत ज्यादा कर्ज लिया जा रहा है, ये थोड़ा सा वार्न करती है, घबराने की बात है, चर्चा करने की बात है। तो बजाय इसके कि उसके अनुसार कुछ सुधार करें, कुछ बेहतरी करें, ये सफाई लेके आते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कि ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट है ये झूठी है। बिल्कुल वही करते हैं जो अन्य रिपोर्ट के साथ करते हैं। जब इनसे सवाल पूछो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देश के रैंक घटता क्यों जा रहा है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार 10 साल से हर साल अपने देश का रैंक नीचे गिर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूख से मरने वाले लोग इस देश में रहते हैं, और जो भी रिपोर्ट इस प्रकार की आती है ये इसको झुटला देते हैं। सीधी सीधी बात है। एफआरबीएम एक्ट का केंद्र सरकार का भी अगर आप पालन देखेंगे तो 6% है। मैंने आपको अभी बताया अनुभव, कि हम अपने हमारे को थोड़ा प्रदेश का छत्तीसगढ़ पे थोड़ा सीमित करते हैं। जी, मैं छत्तीसगढ़ पे ही रहता हूं। मैं हाँ, छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी ले लूं अगर, तो जैसा मैंने कहा कि खर्चा 1.48 लाख करोड़ से एक घटा के 1.47 है। एग्रीकल्चर, कृषि में जो ये किसान कोई बातें करते, किसान की हितैषी बातें करते हैं, इनके जो उप मुख्यमंत्री वो झूठी बातें करते हैं कि 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा और ये होगा, वो तो राजनीतिक जुमले करके ये टाल देते हैं। उसमें भी 31% की घटौती आती है खर्चे में। 23,000 करोड़ रुपए मात्र खर्चा करने की ये बात करते हैं। हमने 33,000 करोड़ खर्चा किया था, 10,000 करोड़ इनसे ज्यादा किया था। ऊर्जा क्षेत्र की अगर मैं बात कर लूं, कुछ 2-3 प्रमुख क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं। ऊर्जा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो 7,200 करोड़ रुपए ये खर्चा करने की बात करते हैं, जो फिर लगभग 10% की घटौती है। ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये किसानों को जाते हैं, जो उनपे पंप की पेट्रोल, उनको जो बिजली की सब्सिडी मिलती है, जो आपको और हमको बिजली की सब्सिडी मिलती है, ये इसमें घटौती करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट भी इनका बढ़ता है। हर आंकड़े को अगर आप देखेंगे, मैंने कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी आंकड़े को उठा के अगर आप 2 मिनट अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखें, विवेक का इस्तेमाल करने बोल रहा हूं, भावनाओं का नहीं वासु जी, विवेक का इस्तेमाल करके अगर आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि भारतीय जुमला पार्टी की, चाहे केंद्र की या राज्य की सरकार हो, ये जनता के साथ सिर्फ छलने का और ठगने का कार्य करती है। पूंजीपतियों को लाभ दिलाती है, अमीर लोगों को लाभ दिलाती है, और गरीब और किसान और मजदूर के साथ न्याय करने के सिर्फ जुमले देती है, उस पर खरी नहीं उतरती। ठीक है अनुभव, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात। ठीक है अनुभव, थोड़ा सा हम लौटते हैं। लखन चौधरी जी हमारे साथ हैं। देखिए लखन जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में धान की राजनीति बहुत होती है। पहले बीजेपी धान में उस तरह से बोनस देने के लिए पहले सहमत नहीं थी, पर उन्होंने देखा कि धीरे धीरे राज्य में एक प्रकार से परिपाटी बन गई है और वो 3100 की धान खरीदती है, वो ज़्यादा धान खरीदने की बात करती है। अभी धीरे धीरे जो आप पार्टी ने एक प्रकार से कहना चाहिए रेवड़ी कल्चर लाया था, जिसकी आलोचना हो रही थी, बाद में सभी सरकारों के लिए अनिवार्यता हो गई। और चाहे किसी भी रूप में आप मतदाता को या कहें गरीब जनता को राहत देना चाहते हैं, और इतनी सारी घोषणाएं होती हैं। हमने चुनाव के पहले देखा कि जो पार्टियां अपना घोषणा पत्र बनाती हैं, तो ये बात बार बार आ रही थी कि एक श्वेत पत्र भी जारी होना चाहिए कि ये पैसा आएगा कहाँ से, अगर राज्य के संसाधन कितने हैं और आप इसको कैसे पूरा करेंगे। तो अभी ये जो बातचीत हो रही है, जिसपे उमेश पटेल कह रहे थे, या जिसपे अभी वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, अध्यक्ष कह रहे थे
ये पूरे राज्य की स्थिति, छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, कर्ज लेना जो है चिंता की बात तो रहती है। निश्चित तौर पर वो चाहे घरेलू कर्ज हो, चाहे किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए हो या देश की अर्थव्यवस्था के लिए, कर्ज शब्द ही ऐसा है कि कर्ज से जो है लोगों का डर बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर इस चिंता की बात तो है, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की इस समय जो आर्थिक स्थिति है जी, वो जो है बहुत ज्यादा करने वाली या घबराने वाली नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक की 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार पर 2024 तक जो कुल कर्ज है वो लगभग 92,000 करोड़ का कर्ज है, जो जीएसडीपी का 18% बैठता है, जबकि इसकी सीमा 35% तक है। 35% तक जो सरकार है कर्ज ले सकती है। और आपके चैनल में भी अभी दिखा रहे हैं, अच्छा है दर्शकों के लिए, कि बहुत सारे दर्जन भर से अधिक जो राज्य है वहां पूरी स्थिति में है, तो उसमें छत्तीसगढ़ नहीं है। तब छत्तीसगढ़ की आर्थिक सेहत जो है, सार ये है लगभग ठीक है, लेकिन भाजपा का हमेशा ये दावा रहता है कि भाजपा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। तो ये जो दावा है, इस समय अभी 13,000 का जो कर्ज अभी लिया गया है 2 महीने में, वो तो सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 13,000 रुपए का जो 13,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है, सीधा सीधा महतारी बंधन योजना और इनकी जो जो गारंटी है कह लीजिए, या वादे या दावे या घोषणा पत्र जो है उसको पूरा करने के लिए लिए गए हैं। और उमेश पटेल जी का कहना जो है, निश्चित तौर पर मैं भी उससे जो है सहमति व्यक्त कर सकता हूँ कि इस साल के आखिरी तक ये 20,000 करोड़ तक हो सकता है। और यदि ये स्थिति रही तो 5 साल में भाजपा ने जो 50, कांग्रेस ने जो 50 करोड़ लिया है उससे तो डबल हो जाएगा यदि यही रफ्तार रही तो। ठीक है चौधरी जी, चलिए एक बार हम अभी थोड़ा आपका थोड़ा सा ऑडियो फंस रहा है, हम वासु शर्मा जी के पास चलते हैं। वासु भाई, जैसा कि अभी लखन चौधरी जी कह रहे थे कि चूंकि आपने कमिटमेंट किया है, आपको एक चुनाव से दूसरे चुनाव में जाना है, और ये चुनाव में जाने के लिए आपको महतारी वंदन भी चाहिए, आपको किसान भी चाहिए, आपने जो वादे किए वो भी चाहिए, और इन वादों को आपको पूरा करना है। और पूर्ववर्ती सरकार के पास उतना फंड छोड़ के नहीं गई, फंड खाली था और आपने कर्जा लिया, और जिसकी बात अभी विधानसभा में हो रही है। और आपका ये जोर है कि हम ही ने, तो आपका एक स्लोगन है कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे। तो आप ये भी दावा करते हैं कि पिछले 15 साल में जब रमन सिंह की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में आपने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर किया, पिछले 5 साल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। भूपेश बघेल की सरकार लोगों को बांट रही थी, आपको ऐसा लगता है कि किसान को बांट रही थी, इसको बांट रही थी, उसको बांट रही थी, पर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी उस बांटने के खेल में तो फंसी नजर आ रही है अभी 2 महीने में, क्योंकि वो महतारी वंदन के लिए पैसे ले रही है, वो जो है किसानों के लिए पैसे, कि अभी 2 महीने में आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे ले रहे हैं? देखिए सुभाष जी, मैंने आप छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार खजाने के हालात आपने जानती है और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती। देखिए, हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण पेश करते हुए एक अच्छी बात कही, हम जीडीपीएस जो 5 लाख करोड़ का था उसे बढ़ा के 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रख रहे हैं। हम बड़ा लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। केवल कर्जा लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, कर्जे को चुकाना और छत्तीसगढ़ को उन्नति के रास्ते में ले जाना हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य अंत्योदय, हम आखिरी पंक्ति तक जाना चाहते हैं। और देखिए, निश्चित तौर पे हमारा वादा है, कोई चुनाव है इसलिए हम महतारी वंदन योजना और किसानों को देने की बात है। अगर चुनाव नहीं होता तो भी हम ये राशि किसानों और महिलाओं को देते। अब आधारभूत संरचना की बात कर लूं, जो हमारे बजट में प्रमुख बिंदुओं में आपको सुनना चाहिए। 1268 नई सड़कों का निर्माण के लिए 735 करोड़ रुपए रखे गए। एकाकृत बागवानी विकास की योजना के लिए 205 करोड़ रुपए गए, और ग्रामीण सड़क योजना चरण 2 के लिए 450 करोड़ रुपए रखे। 394 पुलों के निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपए रखे हैं। 18 रेल ओवरब्रिज के लिए 27 करोड़ रुपए, चिरमिरी नागपुर हल्ट रेल लाइन के लिए 120 करोड़ रुपए। जो मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये प्रमुख तौर पे बताना चाह रहा था। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं भैया, अनुभव जी ने सारी बात कही ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने अगर 55,000 करोड़ का कर्ज लिया तो कितने पुलिया इस 5 साल के अंदर बना दिए, कितने रेलवे के ब्रिज बना दिए, कितने अंडर ब्रिज बना दिए, कितने किलोमीटर के रोड आपने बना दिए, ये बात तो बताइए। और आप जब कर्ज लेने की बात करते हैं भैया,
जब 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, राज्य सरकार सॉरी जीडीपीएस के तहत कर्ज लेती है, उसका 17% सरकार रमन सिंह की सरकार ने लिया था। आपने उसको 20% से ऊपर तक ले गया, आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने। ये भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। तो आपने जो किया है वो केवल भ्रष्टाचार और लूट मचा के रखा था छत्तीसगढ़ के अंदर। मूलभूत सुविधा में आपने छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी काम नहीं किया। अगर अनुभव जी अगर बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया हो और उसका लोकार्पण, कोई बड़ा काम छत्तीसगढ़ के अंदर इस 5 सालों में हुआ, तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, अनुभव, ये वासु जी जो है वो बड़ी बात कह रहे हैं। ये एक आम आरोप भी है कि कांग्रेस के समय में जैसे बीजेपी के कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए, और वो दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ में जब कोई आदमी आता है तो कहता है कि साहब ये बहुत सारे काम, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, और ख़ास करके नई राजधानी और दुनिया भर की चीज़ें लोग दिखाते हैं, सड़क दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, पूरे राज्य में अलग अलग जगह दिखाते हैं। इनका आरोप है कि आप किसानों की सरकार थे तो आप लोगों को पैसे बांट रहे थे, आप नगद में किसी ना किसी तरीके से साल भर लोगों की जेब में पैसे पहुंचा रहे थे। और आपका ये दावा था भी आपकी सरकार का कि हमने कोरोना में भी अर्थव्यवस्था को ठीक रखा, हमने चाहे मनरेगा के सरकार का केंद्र का पैसा हो चाहे राज्य का पैसा हो, हमने लोगों की जेब में डाला और वो पैसा बाजार में आया। पर ये एक आम आरोप है जो अभी वासु शर्मा कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कि आपने कौन कौन से बड़े काम किए। तो थोड़ा आप अपने कामों के बारे में वासु जी को भी और जनता को भी बताएं कि 5 साल में से कौन से बड़े काम थे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आप रेखांकित करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं काम गिनाने से पहले, क्योंकि ये जो बात कर रहे थे उस पे, इन काम के पीछे विचार क्या होते हैं, फिलॉसफी क्या है, एक लाइन बस उस पे कहना चाहूंगा कि अगर आप जॉन मेनर्ड केनीज की कीनीशियन इकोनॉमिक्स पढ़ें या अन्य नए विचारक जो हैं जैसे हायक हो गए, नॉजिक हो गए, इनको पढ़ें तो इनके विचारों में और मतों में अंतर होता है, जिसको सरल भाषा में अपन कहें तो 2 प्रकार की अप्रोच होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। एक होती है टॉप डाउन, दूसरी होती है बॉटम अप। इसी प्रकार का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में देखने मिला भी था। टॉप डाउन अप्रोच में इस तरीके की चीजें होती है, बॉटम अप अप्रोच में जो हमारी सरकार ने किया था कि जैसा जनता की जेब में पैसा पहुंचाना और वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बजाय इसके कि ऊपर से आप पैसा छोड़े और वो धीरे धीरे नीचे आए। जिसका उदाहरण मैं अगर आपको देना चाहूं सुभाष जी, तो सोशल स्पेंडिंग पे लगभग, मैं 2022-23 के बजट के आसपास की बात कर रहा हूं, लगभग सोशल स्पेंडिंग में हमने 37% खर्चा किया था, जिसमें सबसे प्रमुख हमने जो खर्चा किया था वो एजुकेशन पे, शिक्षा के विभाग में 19-20 हजार करोड़ रुपए बजट में हमने पेश किया था। जिससे हुआ क्या, आत्मानंद स्कूल खुले और भी ऐसे तमाम स्कूलों का जीर्णोद्धार हुआ जिसमें लोग पढ़ के, प्राइमरी एजुकेशन पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ सड़क बना देना और रोड बना देने से लोगों का विकास नहीं होता। लोगों के पेट में खाना आए, लोगों के हाथ में रोजगार आए, लोगों को शिक्षा मिले, इससे भी विकास होता है। लेकिन इस चीज से ये लोग अनभिज्ञ हैं क्योंकि ये लोग पूंजीपति की सरकार चलाते हैं। जहां तक काम गिनाने की बात है तो मैं उस पर भी बताना चाहूंगा कि कैपिटल वर्क्स के लिए 2022-23 की बात कर रहा हूं, कैपिटल वर्क्स के लिए ये वही काम है जो वासु जी पूछ रहे थे। 15% अलग रखा गया था, जिसमें से 1000 करोड़ प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कई फ्लाईओवर और रोड की चौड़ीकरण के लिए रखे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने यहाँ खर्चा नहीं किया है। हमारी सरकार ने बैलेंस करके बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप फिलॉसफी को अपनाते हुए लोगों को एम्पावर करने की, जिसके बहुत बड़े सपोर्टर इकोनॉमिस्ट बहुत बड़े जो रह चुके, अमर्त्य सेन जी भी रहे हैं, जिसको वो कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं कि लोगों को आप सशक्त और मजबूत बनाएंगे तो अपने आप अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी। इस विचार के साथ हमारी सरकार 5 साल चली थी और इसी विचार के साथ हमने अपने बजट पेश किए थे, बजाय इनके कि ये सिर्फ केंद्र का, अगर उदाहरण मैं माफ कीजिएगा बार बार लेता हूं क्योंकि इस प्रकार की भ्रष्ट सरकार जो केंद्र में वो देखने मिली भी नहीं। वो सब कुछ विनिवेशीकरण के तहत बेच देती है, उसके बावजूद भी ये कहते हैं। इस प्रकार की सरकार मैं लखन चौधरी जी के पास लौटना चाहता हूं। लखन जी, अभी अनुभव शुक्ला कह रहे हैं कि हमारा जो अप्रोच था वो बॉटम अप का अप्रोच था और हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, लोगों को सशक्त कर रहे थे। और उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, आत्मानंद स्कूल एजुकेशन की बात की उन्होंने, युवाओं की बात की। पर जैसी भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की सरकार ने कहा कि यह आत्मानंद स्कूल है, इसको लेकर उन्होंने बहुत सारी आपत्ति की और उसमें जिस तरह की भर्ती हुई है, और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में बहुत सारी योजनाएं जो लाई गई उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ और बहुत गड़बड़ी हुई। तो ये जो 2 अप्रोच हैं अलग अलग, एक डेवलपमेंट की अप्रोच है जिसका अनुभव बात कर रहे थे कि उसमें सड़क दिखती है, बिल्डिंग दिखती है,
और एक दूसरी अप्रोच होती है जिसमें सामाजिक सरोकार दिखते हैं, जहाँ पे एजुकेशन दिखता है, वहाँ पे समाज का बहुत सारा खेल दिखता है। पर इसके बीच में एक बात आ जाती है भ्रष्टाचार, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर भी और लगातार कहती है कि कांग्रेस की सरकार में घनघोर भ्रष्टाचार हुआ। लखन जी, ये पूरी दोनों अप्रोच जो है, दोनों सरकार की सोच को आप किस तरह से देखते हैं? जी, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा जो है हमारा डिबेट जो है दिशा में जा रहा है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से जो अनुभव भाई जो कह रहे हैं वो एकदम सही है कि जब तक जो है लोगों को हम सशक्त नहीं करेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक जो है अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है वो निश्चित रूप से जो है एक तरफा होता है, एकांगी होता है। आज देखिए कि ये बजट में इस बार कहा गया था ओपी चौधरी के द्वारा कि 5 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था है उसको 10 लाख करोड़ में हम तब्दील कर देंगे आने वाले 5 साल में। लेकिन आपकी पर कैपिटा इनकम जो है, वो जो केंद्र की जो पर कैपिटा इनकम है 1 लाख जो है 85,000, उससे 38,000 कम है। मतलब मात्र 1,47,000 पर कैपिटा इनकम है छत्तीसगढ़ में। तो जब तक आप इस दिशा में काम नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो ये जो है, और शिक्षा से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया था वो तो सराहनीय है। देखिए, चुनाव हार जाना ये अलग मसला है, और आज की तारीख में चुनाव किस तरह से हो रहे हैं, सियासत किस तरह से हो रही है, वो एक अलग मसला है, अलग मुद्दा है। भ्रष्टाचार को उसके केंद्र में लाकर चुनाव जो है चिट्ठा के जो खेल हो रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में कोई काम किया ऐसा नहीं है। जी जी, चौधरी जी, मैं वासु शर्मा जी के पास चलता हूँ। वासु भाई, ये जो दो तरह की डिबेट हो रही थी, हम बात करेंगे कि ठीक है, जैसा कि चौधरी जी कह रहे थे कि कुछ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे काम हुए, कुछ अच्छे काम हुए, फिर बावजूद इसके भूपेश सरकार चुनाव हार गई। पर आप जो है एक नए भारत की बात कर रहे हैं। अभी मोदी जी जिस तरह का सपना देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 100 साल में हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, एक सर्वांगीण विकास वाला भारत बनाएंगे, और उसकी कल्पना को साकार करने के लिए वो लगातार बहुत सारी योजनाओं को हम रोज देखते हैं कि चाहे रेल की योजना हो, चाहे पुल पुलिया की हो, उसकी बात करते हैं। और उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, ये जो जितनी डबल इंजन सरकारें हैं वो भी इस तरह की बात कर रही हैं। तो आप इस पूरे डेवलपमेंट को, या जो कुछ बात छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर बातचीत हुई, कर्ज को लेकर बातचीत हुई है, और जो आशंका जताई जा रही है कि ये कर्ज और बढ़ेगा, और जो बात अभी चौधरी जी कह रहे थे कि ओपी चौधरी ने जो कहा है, तो केंद्र में पर कैपिटा इनकम से राज्य की पर कैपिटा इनकम कम है, और उसको मैच आप कैसे करेंगे, थोड़ा इस पे बात करें। जी जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, पर कंटेंट जो भी है कम, कभी जो पत्रकार महोदय कह रहे थे, निश्चित रूप से उसको बढ़ाने का काम करेगी। हम दोनों पक्ष में भाई, किसानों को पैसा मिलना चाहिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना लाए। हम दोनों तरफ काम करना चाहते हैं, लोगों को पैसे भी मिले, साथ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ रुपए के काम होंगे तो लोगों को रोजगार मिलते हैं, उससे सीमेंट वाले व्यापारी का भी काम होता है, रेत वाली पर रहता है, लेबर लगते हैं, सबको काम मिलता है उसमें। इसको भी देखना बहुत जरूरी है। और अभी जब बात अनुभव जी, लेकिन आपने पूछा अनुभव जी से, वो स्पेसिफाई जवाब नहीं दे पाए, एक भी बड़ा काम वो नहीं बता पाए कि हाँ हमने इतने मेडिकल कॉलेज इस छत्तीसगढ़ ने 5 साल में बना दिए। खुद की बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ भाजपा शासनकाल में। और अच्छी बात, अभी मेरे को बोलने दिए फिर आप बोलिएगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई। स्वामी आत्मानंद स्कूल, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्कूल बना के रखे थे नगर निगम के स्कूल, उसको रंग रोगन करके स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम दे दिया। अभी विधानसभा में प्रश्न लगा था, आप बताइए कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में कितना खर्च हुआ 5 सालों के अंदर? तो 84 करोड़ रुपए का खर्च इन्होंने बताया। अगर आप देखें डेंटिंग पेंटिंग में 84 करोड़ रुपए का खर्च इन्होंने कर दिया। जब पर स्कूल का एवरेज निकाले, विधानसभा में निकला 4 करोड़ रुपए, तो 4 करोड़ में मान्यवर बिल्डिंग बन जाती है। आप 4 करोड़ में केवल डेंटिंग पेंटिंग करके उसको सुधारने का काम किए, ऐसा तो आपका काम है। और उनकी जो सैलरी बढ़ती थी वो सीएमएफ फंड, डीएमएफ फंड के इस कलेक्टर के अधीन थी। हमारी सरकार आते साथ उसको मर्ज कर दिया शिक्षा विभाग में। कम से कम जो शिक्षक वहां पढ़ा रहे उसकी चिंता हमारी सरकार ने की है, लगातार बात की। अभी ये केंद्र सरकार की बहुत सारी बातें कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की आपने सवाल किया। आप नीति आयोग की रिपोर्ट, कुछ दिन पूर्व नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे गए हैं, पॉवर्टी लाइन से उठे हैं। इनकी सरकार में जो उनका रेशो होता था 29.30%,
हमारी सरकार में वो घट के 11.78% हो गया। नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग ये रिपोर्ट को झुठला देंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट जब छत्तीसगढ़ के लिए आती है, इनके लिए अच्छे के लिए आएगी तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही रिपोर्ट अगर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करती है तो वो रिपोर्ट इनको अच्छे पसती नहीं पेट में। तो ये कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम दोनों मॉडल पे काम करेंगे, किसानों को सशक्त करेंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करेंगे। क्योंकि परसों ही रेल की डिबेट में आपके साथ सुभाष जी में बैठा था, मैंने उसमें भी आंकड़े बताए कि हमने छत्तीसगढ़ के अंदर कितने करोड़ रुपए खर्च किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर रेल के अंदर दोहरीकरण तीसरीकरण के मामले में। और एक अच्छी बात यह होती है कि सुभाष जी, हमेशा कांग्रेस सरकार आरोप लगाती है कि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कितना पैसा दिया। आप चले जाइए 2004 से 2014 तक, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2004 से 2014 तक छत्तीसगढ़ सरकार को 87,000 करोड़ रुपए दिए गए। और जब मोदी जी की सरकार इन 9.5 साल, अभी 10 साल होने वाले हैं, 3,01,000 करोड़ रुपए दिए गए छत्तीसगढ़ को। जो स्वास्थ्य मंत्री जी प्रधानमंत्री मोदी जी के सभा में कह रहे थे ना कि मांगने से ज्यादा मिला है, तो वो सत्यता साबित होता है, आंकड़े से समझ आता है। और ये झूठे आरोप लगा छत्तीसगढ़ जनता को गुमराह करने का काम। स्वास्थ्य मंत्री जी ये बोल के फंस गए, जनता ने बता दिया कि भाई आप किधर हो पहले ये तय कर लो। मुझे लगता है कि ये डिबेट बड़ा है और किसी दिन हमको इस पे लंबी बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य पर यदि कर्ज है और कर्ज बढ़ रहा है और वो कर्ज किन कारणों से बढ़ रहा है इसकी तो बातचीत होगी। हो सकता है कि आज तो सदन स्थगित हो गया, पर आने वाले समय में कांग्रेस हो या भाजपा के साथी हो, ये बात करेंगे कि भाई हमको इस पूरे राज्य में होने वाले कर्ज जो ले रहे हो उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए कि किस तरह से खर्च हो रहा है, और ये बाद में ऑडिट रिपोर्ट भी आएगी। आज हम काफ़ी बात कर सकते थे, पर चूंकि समय सीमा है तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।